हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल और साथ ही साथ में हम अभी एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का जो हमारा प्राचीन काल आता है, जिसमें हमने कुड़िंद, शक, योधे, जो कार्तिकेय पुरातन से पढ़ा था, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का मध्यकाल। तो उत्तराखंड के मध्यकाल में हमने शुरू किया था गढ़वाल का परमार वंश। परमार कहें या फिर पवार कहें, बात एक ही है, एक ही नाम है। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था महिपत शाह के बारे में, तो परमार वंश के जो 46वें राजा होते हैं महिपत शाह, उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। जितने फैक्ट वहाँ से बनते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो होता क्या है दोस्तों, 1634 ईस्वी में जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु होती है, अब देखिए जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो इनका जो पुत्र होता है पृथ्वीपति शाह, यह होता है अल्पायु, मतलब कि 7 साल की इस समय इसकी आयु होती है। अब देखिए होता क्या है, इसको राजा तो बना दिया जाता है इस समय, लेकिन ना तो इसका राज्याभिषेक किया जाता है, ना ही यह मतलब एक राजा के तौर पर काम कर पाता है, क्योंकि 7 साल का एक बालक क्या काम कर पाएगा, कुछ भी नहीं। तो राजा तो है, मतलब जब जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु होती है, पृथ्वीपति शाह को राजा बना दिया था, लेकिन 7 साल की आयु में ये कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण क्या होता है, महिपत शाह की जो पत्नी होती है, आप इसको नोट कर लेंगे कि महिपत शाह की पत्नी कौन थी। पहले तो आपका क्वेश्चन यही है, महिपत शाह की पत्नी का नाम क्या था, कर्णावती, या फिर कह सकते हैं कि महारानी कर्णावती के पति का क्या नाम था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महिपत शाह। चलिए ठीक है। अब जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु हुई, जो पृथ्वीपति शाह था, यह था अल्पायु में था, तो इस कारण से इसको राजा तो बना दिया गया था, लेकिन शासन की जो बागडोर थी, यह इस समय इन जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता थी महारानी कर्णावती, इन्हीं के पास रही। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि महारानी कर्णावती के पति का क्या नाम था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महिपत शाह। दूसरा, पृथ्वीपति शाह के पिता का क्या नाम था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महिपत शाह। तीसरा, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता कौन थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महारानी कर्णावती। संरक्षिता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई राजा है, जैसे पृथ्वीपति शाह राजा बन चुका था 7 साल की आयु में, लेकिन वह शासन की बागडोर नहीं संभाल पा रहा था। इस कारण से शासन की बागडोर महारानी कर्णावती ने अपने हाथों में ले ली, जो कि इनके संरक्षिता के तौर पर कार्य कर रही थी। लेकिन राजा कौन थे, पृथ्वीपति शाह। 1634 ईस्वी में इनको राजा बना दिया गया था। 1664 ईस्वी में यह राजा रहे थे, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम पृथ्वीपति शाह पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महारानी कर्णावती के बारे में। देखिए, महारानी कर्णावती उत्तराखंड के इतिहास का बहुत ही मुख्य हिस्सा रही है, क्योंकि यहाँ से परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो जाएंगी। परमार वंश में यहाँ से काफ़ी सारे आपको मोड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से ही काफ़ी कुछ बदलने वाला है। क्योंकि जब देखिए ये जो चैप्टर है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्तमान में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और क्योंकि देखिए इतिहास यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, वो किस तरीके से चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा हम पृथ्वीपति शाह के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले आज हम कवर करेंगे महारानी कर्णावती को। महारानी कर्णावती जैसे ही खत्म होगा, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो महारानी कर्णावती के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमको ये भी जानना होगा ना ये किसकी संरक्षिता के तौर पर कार्य कर रही थी। तो थोड़ा सा ये जान लेंगे कि यह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता थी। अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वीपति शाह के शासनकाल की, तो 1634 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक इनका काल रहेगा। अगर हम बात करें इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, देखिए 1640 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन 2 बनेंगे यहाँ से, पृथ्वीपति शाह राजा कब बने थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1634 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1640 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करते हैं इनके पिता की, तो पृथ्वीपति शाह के पिता का नाम था महिपत शाह, और पृथ्वीपति शाह की माता का क्या नाम था, महारानी कर्णावती। तो पृथ्वीपति शाह के बारे में अभी हम लोग इतना ही जानेंगे, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम लोग कंप्लीटली पृथ्वीपति शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे महारानी कर्णावती के बारे में। चलिए ठीक हो गया। तो देखिए पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिता रहेंगी वो रहेंगी महारानी कर्णावती। अगर हम लोग बात करें समयकाल की कि कितने समय से लेकर कितने समय तक महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता रही थी, तो उत्तर क्या होगा, 1634 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता रहती है महारानी कर्णावती। सीख हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं समकालीन शासकों की। देखिए जो ये समकालीन शासक हैं, ये पृथ्वीपति शाह के भी समकालीन रहेंगे, और ये रहेंगे किसके, महारानी कर्णावती के भी। महारानी कर्णावती के भी यह समकालीन रहेंगे, क्योंकि महारानी कर्णावती का यह संरक्षण काल चल रहा है, लेकिन शासनकाल किसका है,
पृथ्वीपति शाह का। ये देखिए यहाँ से दो चीजें आपको स्पष्ट करनी है कि जो महारानी कर्णावती हैं उनका यह संरक्षण काल चल रहा है और पृथ्वीपति शाह का यह शासन काल चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समकालीन शासकों की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें समकालीन शासकों में मुगल शासक, क्योंकि इस समय भारत में मुगल शासन की सत्ता बहुत काफ़ी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, तो इनके बारे में भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासनकाल रहेगा। मुगल काल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शाहजहाँ का जो शासनकाल रहता है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहाँ महिपत शाह के भी समय में रहा था, और शाहजहाँ जो रहेगा देखिए पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में भी रहेगा। देखिए, क्योंकि 1634 ईस्वी से 1664 ईस्वी का काल आ रहा है, इसी समय पर कौन है, शाहजहाँ शासन करेगा। और इसी समय पर देखिए कर्णावती के भी यह समकालीन है, क्योंकि कर्णावती का संरक्षण काल चल रहा है ना। देखिए तीन तीन चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी है, पृथ्वीपति शाह, महारानी कर्णावती और साथ ही साथ में शाहजहाँ। चलिए ठीक हो गया। तो उसके बाद देखिए 1658 ईस्वी में शाहजहाँ की जब मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि इनको कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, इनको कैद करके एक दूसरे भवन में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है उसी भवन में। तो इसके बाद 1658 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब बनता है मुगल वंश का अगला शासक। तो 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल वंश का यह शासक रहता है। इसी दौरान देखिए 1664 ईस्वी तक इनका रहेगा शासनकाल पृथ्वीपति शाह का। 1658 ईस्वी में बन रहा है औरंगजेब शासक, तो औरंगजेब भी पृथ्वीपति शाह के समकालीन शासक रहेगा। पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, तो आपको याद रखने हैं। अगर हम लोग बात करते हैं चंद शासकों की, कि इस समय जो कुमाऊं का क्षेत्र था, देखिए ये है हमारा गढ़वाल का क्षेत्र, ये है हमारा कुमाऊं का क्षेत्र। कुमाऊं में इस समय चंद वंश का शासन चल रहा था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कुमाऊं में चंद शासक कौन कौन समकालीन हो जाएंगे, तो देखिए तिरुमल चंद 1625 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहता है कुमाऊं के चंद वंश में। अब देखिए पृथ्वीपति शाह का शासनकाल 1634 से 1664 तक रह रहा है। तो यह तिरुमल चंद्र और बाज बहादुर चंद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पृथ्वीपति शाह और कर्णावती के समकालीन रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों शासक जो हैं यह पृथ्वीपति शाह और महारानी कर्णावती के समकालीन रहेंगे। आपको ये क्लियर रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। लेकिन आपको एक बात यहाँ से दोस्तों और ध्यान रखनी है, जो औरंगजेब, देखिए औरंगजेब का जो शासनकाल आ रहा है वो आता है हमारा 1658 ईस्वी से। इस प्रकार से 1658 ईस्वी में औरंगजेब आएगा, तो औरंगजेब महारानी कर्णावती का समकालीन नहीं रहेगा, क्योंकि महारानी कर्णावती का शासनकाल 1634 से 1640 ईस्वी तक ही है। तो ध्यान रखेंगे शाहजहां, तिरुमल चंद और बाज बहादुर चंद, इन तीनों का जो ये समकालीन रहेंगे, महारानी कर्णावती के भी समकालीन रहेंगे और पृथ्वीपति शाह के भी समकालीन रहेंगे। ये देखिए औरंगजेब 1658 बन रहा है। 1658 में तो देखिए कर्णावती है नहीं, 1634 से लेकर 1664 ईस्वी तक पृथ्वीपति शाह है। तो पृथ्वीपति शाह के समकालीन रहेगा कौन, औरंगजेब। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो महारानी कर्णावती, देखिए कहीं कहीं आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जो महारानी कर्णावती का नाम करुणावती है, जिनका मूल नाम है करुणावती। हर इतिहासकार की अपनी अपनी बात है। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि उत्तराखंड के इतिहास की हत्या की हुई है उत्तराखंड के इतिहासकारों ने। तो करुणावती हो कर्णावती हो, बात एक ही है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इनका जो संरक्षण काल रहेगा 1634 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक इनका संरक्षण काल रहता है। किसका, पृथ्वीपति शाह की यह संरक्षिता थी। चलिए ठीक हो गया। देखिए महारानी कर्णावती पुत्र पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता के तौर पर 1634 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक गढ़वाल पर शासन करती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए एक बात यहाँ से और ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताया था कि जो मोड़ आता है, जो परमार वंश में जो एक खतरनाक मोड़ आता है, जिसके कारण से यहाँ से परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, वो परिस्थितियाँ अब शुरू होने जा रही हैं। देखिए महिपति शाह के समय से ही मुगलों व गढ़वाल के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे, जिसका खामियाजा कर्णावती व पृथ्वीपति शाह को भुगतना पड़ा था। अब देखिए वो कैसे बिगड़ने लगे थे, जैसे कि मैं आपको जब पढ़ा रहा था महिपत शाह, तो मैंने आपको ये बताया था कि महिपत शाह, जैसे कि शाहजहां का जब राज्याभिषेक होता है उस समय महिपत शाह को भी बुलाया जाता है कि आप आइए और इस राज्याभिषेक में आप भी शामिल हुइए। लेकिन महिपत शाह क्या करते हैं, उस राज्याभिषेक में शामिल नहीं होते हैं। अब देखिए इतना बड़ा राजा है, क्योंकि उस समय जो मुगल वंश की सत्ता थी, काफ़ी शक्तिशाली सत्ता उनकी स्थापित हो चुकी थी। भारत के सारे राजाओं को उस समय बुलाया गया था शाहजहां के राज्याभिषेक में, तो वो सब आए भी थे। लेकिन जो गढ़वाल के हमारे उस समय महिपत शाह होते हैं, क्योंकि 1627 में तो राजा होते नहीं है वो, लेकिन वो उनका जो काम चल रहा था, सत्ता चल रही थी उस समय, तो वो मतलब शासन में उनकी काफ़ी पकड़ होती है, तो इस प्रकार से उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो जाते नहीं हैं शाहजहां के राज्याभिषेक में।
तो शाहजहाँ इस बात से महिपत शाह से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा उनसे अप्रसन्न होता है। तो इस कारण से क्या होता है, वो मतलब एक एक मतलब बनाए रहता है कि मुझे किसी भी तरीके से महिपत शाह के मतलब राज्य में आक्रमण करना है। अब देखिए नया नया राजा बना है तो उसी समय तो आक्रमण कर नहीं पाता है। अब देखिए यही जो बात थी शाहजहाँ को चुभती है कि ये मेरे राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ है जो महिपत शाह है, तो यही बात शाहजहाँ को चुभ जाती है। अब देखिए यहीं से क्या होगा, गढ़वाल पर आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे, किसके, मुगलों के। अभी तक देखिए बलभद्र शाह से लेकर हम लोग पढ़ते आ रहे थे श्याम शाह तक, तो आपने ये देखा होगा कि अभी तक गणराज्य और मुगलों के संबंध बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही महिपत शाह शाहजहाँ के राज्याभिषेक में नहीं जाते हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से शाहजहाँ जो मुगल वंश का शासक है, यहाँ से क्या होगा, आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे, किस पर, गणराज्य पर। अभी तक आक्रमण नहीं हुए हैं, अभी तक मैं आपको इतना कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो अभी तक आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का आक्रमण अभी तक गणराज्य पर मुगलों ने नहीं किया हुआ है। और दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर कि जो माधो सिंह भंडारी, मैंने आपको बताया था कि माधो सिंह भंडारी पृथ्वीवती शाह के काल में भी रहता है, और पृथ्वीवती शाह के जो संरक्षण काल है महारानी कर्णावती का काल है। तो इस समय माधो सिंह भंडारी भी जो थे बूढ़े हो चुके थे। और सिरमौर राज्य में आपको बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ, जो सिरमौर राज्य की जो हमारी स्थिति है वो ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सिरमौर राज्य है। इस सिरमौर राज्य से भी, जो सिरमौर राज्य था वो भी दुश्मन बन बैठा था गढ़वाल का, क्योंकि यहाँ पर भी आक्रमण कर चुके थे गढ़ राज्य के शासक, जो भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सिरमौर जो राज्य है ये भी बदला लेना चाहता था गढ़वाल से, और शाहजहाँ जो कि इस समय दिल्ली में बैठा हुआ था वो भी बदला लेना चाहता था गढ़वाल से। तो इस प्रकार से परिस्थितियां कुछ युद्ध की अब बन रही हैं, इन्हीं युद्धों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक हो गया। तो महिपत शाह की मृत्यु की पहले बात, तो महारानी कर्णावती का पति का नाम नोट कर लिया होगा, महिपत शाह आता है दोस्तों, क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो महिपत शाह की जैसे ही मृत्यु होती है, अब वो लोग क्या देखते हैं कि पृथ्वीपति शाह जो छोटा सा बालक है, और इस समय जो है शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है। तो अब शाहजहाँ क्या करता है, वो सोचता है ये बहुत ही अच्छा मौका है इस समय गणराज्य पर आक्रमण करने का। तो होता क्या है, देखिए महिपत शाह के समय से मुगलों व गढ़वाल के भी संबंध बिगड़ने लगे थे, जिसका खामियाजा भुगतेंगे कौन, कर्णावती व पृथ्वीपति शाह को। तो पहले तो हम लोग कर्णावती पढ़ रहे हैं, तो कर्णावती के शासनकाल की घटनाएं जान लेते हैं। देखिए गढ़राज्य पर मुगलों का आक्रमण होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं गढ़राज्य पर मुगलों का पहला आक्रमण कब हुआ था, 1635 ईस्वी में। और इस समय शासनकाल किसका रहेगा, शाहजहाँ का इस समय शासनकाल रहेगा। मुगल वंश का जो शासक रहेगा कौन रहेगा, ये रहेगा शाहजहाँ। तो 1635 ईस्वी में मुगलों का पहला आक्रमण होता है। इस समय मुगल वंश का शासक कौन रहेगा, शाहजहाँ। और हम लोग बात करते हैं गणराज्य पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, उस समय पृथ्वीपति शाह की संरक्षिता कौन थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्णावती। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने, जिनको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि गणराज्य पर मुगलों ने पहला आक्रमण कब किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1635 ईस्वी में पहली बार मुगलों ने गणराज्य पर आक्रमण किया था। अगर हम लोग बात करते हैं 1635 ईस्वी में गणराज्य पर आक्रमण के समय मुगल वंश का शासक कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करवा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि गढ़वाल पर जब प्रथम मुगल आक्रमण हुआ था, उस समय किस परमार शासन के, मतलब वह आक्रमण किस परमार शासक के शासनकाल में हुआ था। देखिए गणराज्य पर प्रथम मुगल आक्रमण किस परमार शासक के शासनकाल में हुआ था। आपका उस उत्तर, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। क्योंकि इस समय जो शासनकाल है वो तो पृथ्वीपति शाह का ही है ना, क्योंकि राजा तो पृथ्वीपति शाह ही है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गढ़वाल पर प्रथम मुगल आक्रमण किसके संरक्षण काल में हुआ था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्णावती। तो आपको संरक्षण काल, देखिए संरक्षण काल और शासन काल में अंतर देखना है। संरक्षण काल किसका चल रहा है, कर्णावती का। अगर हम बात करें शासन काल किसका चल रहा है, पृथ्वीपति शाह का। क्योंकि जो वास्तविक रूप से जो राजा तो है इस समय पृथ्वीपति शाह, लेकिन शासन की बागडोर किसके पास है, कर्णावती के पास। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बनते हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। तो आपको ये मैंने क्लियर करवा दिए हैं कि जब गढ़वाल पर प्रथम बार मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय राजा कौन था पूछा जा सकता है आपसे, शासनकाल किसका था आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। चलिए ठीक हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए गढ़वाल पर प्रथम मुगल आक्रमण के समय संरक्षण काल किसका था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्णावती। बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है।
तो अब हम लोग बातें जान लेते हैं 1635 ईस्वी के आक्रमण के बारे में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट को समझना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही नहीं कि बस 1635 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, शाहजहां ने आक्रमण करवाया था, महारानी कर्णावती गढ़वाल की जिसमें संरक्षिता थी, ऐसा नहीं। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 1635 ईस्वी का पहला आक्रमण, जो कि मुगलों के द्वारा गढ़ राज्य पर किया गया था। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं यह युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो मुख्यतः जो इसमें थी कर्णावती ही इसमें नाम आता है, क्योंकि कर्णावती ने ही इसमें मुगलों का सामना किया था। तो कर्णावती और शाहजहां के मध्य में यह युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करें शाहजहां की, देखिए शाहजहां स्वयं से यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था। शाहजहां तो बैठा था अपना आराम से दिल्ली में। उसने क्या किया था, उसका एक फौजदार था कांगड़ा का एक फौजदार हुआ करता था जिसका नाम था नजावत खां। अगर हम लोग बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। देखिए ये हमारा, अगर हम लोग भारत के उसमें हम लोग बात करते हैं कांगड़ा की, देखिए यहाँ पर हमारा उत्तराखंड पड़ता है, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हिमाचल की, देखिए हिमाचल हमारा कहीं उत्तराखंड की इस साइड को पड़ता है, तो यहीं पर हमारा कांगड़ा पड़ता है। तो यहीं पर कांगड़ा का एक फौजदार हुआ करता था जो कि मुगल वंश का फौजदार, इसका नाम था नजावत खां। तो इसी नजावत खां को इसने भेजा था गढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो शाहजहां स्वयं नहीं आया था, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, शाहजहां यहाँ स्वयं नहीं आता है। उसने एक कांगड़ा का फौजदार नजावत खां, जो कि उसको सेनापति बनाकर यहाँ भेजा था गढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो इस तरह से नोट कर लेंगे, जो 1635 ईस्वी में जो गढ़ राज्य पर आक्रमण हुआ था, कर्णावती उस समय गढ़वाल के संरक्षण काल में चल रही थी और शाहजहां इसमें मुगल काल में चल रहा था। चलिए ठीक हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं जो मुख्यतः यहाँ पर जिसने आक्रमण किया था, उस सेना का सेनापति कौन था, वो था नजावत खां। नजावत खां के ही नेतृत्व में 1635 ईस्वी में गढ़ राज्य पर पहला मुगल आक्रमण हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं नजावत खां के साथ और कौन कौन इसमें शामिल था, देखिए मैंने आपको भी बताया था कि जो मानधाता प्रकाश था, सिरमौर नरेश मानधाता प्रकाश, मैंने आपको बताया था ना कि सिरमौर पर भी आक्रमण करने लगे थे गढ़ राज्य के शासक। तो ये सिरमौर शासक जो थे ये भी बहुत खार खाने लगे थे गढ़ राज्य वालों से। तो सिरमौर नरेश मानधाता प्रकाश भी शामिल हो जाएगा नजावत खां की सेना में। सबसे पहले आपको याद रखनी है। आपको अभी हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे कि नजावत खां के साथ कौन कौन सी सेनाएं शामिल होती हैं, नोट करते रहेंगे मेरे साथ। देखिए सबसे पहले शामिल होंगे सिरमौर नरेश मानधाता प्रकाश, जो कि नजावत खां की सेना में शामिल हो जाएंगे। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश के शासक थे जिनका नाम था रूपचंद गुलेरी। नाम याद देखिए नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये जिनको आप पढ़ते नहीं हैं। रूपचंद गुलेरी पहले तो हो जाएंगे हमारे सिरमौर नरेश मानधाता प्रकाश, दूसरे हो जाएंगे रूपचंद गुलेरी जो कि हिमाचल प्रदेश के ही शासक होते हैं, ये भी नजावत खां की सेना में शामिल हो जाते हैं। तीसरे देखिए आ जाएंगे हमारे पास एक शासक यहाँ पर नजावत खां के साथ और शामिल हो जाएंगे, राजस्थान के एक राजा होते हैं उदय सिंह राठौर। तो उदय सिंह राठौर भी शामिल हैं नजावत खां की सेना में। तो इस प्रकार से 4 लोग शामिल हैं नजावत खां। एक नजावत खां हो गया, दूसरा हो गया मानधाता प्रकाश सिरमौर नरेश, तीसरे हो गए रूपचंद गुलेरी हिमाचल के शासक, तीसरे हो जाएंगे राजस्थान के राजा उदय सिंह राठौर। तो देखिए इन्हीं शासकों की संयुक्त सेना जब आती है यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर नजावत खां इसमें कांगड़ा पर बैठा हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश का ये एरिया है। तो जो नजावत खां है यहाँ से ये आता है लड़ाई लड़ने के लिए सिरमौर नरेश। देखिए जो इस समय अगर हम लोग बात करें गढ़ राज्य की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों से भली भांति परिचित था कौन, सिरमौर का जो नरेश रहेगा मानधाता प्रकाश। तो मानधाता प्रकाश की इस समय काफ़ी सहायता रहती है इस युद्ध में। तो मानधाता प्रकाश हो गए, तो चारों के चारों शासक आने लगते हैं यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो आक्रमण देखिए होता है कुछ यहाँ पर से आक्रमण होगा। सबसे पहले यह आक्रमण होता है दून घाटी में, ये कि जो देहरादून का क्षेत्र है इस ही क्षेत्र में सबसे पहले नजावत खां की सेना आक्रमण करती है, जिसको कि दून घाटी बोला जाता है या फिर देहरादून का क्षेत्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आक्रमण यहाँ पर होता है, चारों की चारों संयुक्त सेना यहाँ पर आक्रमण कर देती हैं। तो काफ़ी शक्तिशाली सेना हम लोग कह सकते हैं इस समय बना ली थी नजावत खां ने। तो देखिए अब क्या होगा,
जैसे ही यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर इसने देखिए अपना अधिकार कर लिया। देखिए इतनी बड़ी सेना के साथ अगर ये आ रहा है तो आक्रमण जब कर रहा है तो इसका अधिकार तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था दून घाटी, अगर हम वो चंडी घाटी, यहाँ पर एक ये देखिए यहाँ पर एक चंडी घाटी नामक स्थान था जो कि वर्तमान में लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, नजावत खान ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए गणराज्य पे इसमें कर्णावती शासन कर रही थी। अब ये लोग भी सोचने लग गए भाई ऐसा हम लोग क्या काम कर रहे हैं जिस कारण से इन लोगों को यहाँ से भगा सकें या फिर गणराज्य पर आने पर हम इनको रोक सकें। अब देखिए देहरादून में तो ये लोग आ चुके थे, अब ये लोग तैयारी कर रहे थे कि हम किस तरीके से गढ़वाल की साइड को हम लोग बढ़े, मतलब कि पौड़ी की साइड को हम लोग बढ़े, श्रीनगर की साइड को हम लोग बढ़े। तो जैसे ही ये तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की, उसी समय कर्णावती एक चाल चलती है। कर्णावती क्या कहती है कि देखिए इस समय शाहजहां ने ये कहती है कि मैंने शाहजहां को 10 लाख रुपए भिजवा दिए हैं, आप यह युद्ध बंद कर दीजिए। तो ऐसे ही जब क्या होता है कि अब जैसे ही नजावत खां को ये संदेश प्राप्त होता है कि कर्णावती ने 10 लाख रुपए शाहजहां को भिजवा दिए हैं, तो ये दून घाटी में ही अपना बैठ जाता है और अपना एक दूत भेजता है शाहजहां के पास कि बताइए कि आपको वास्तव में 10 लाख रुपए मिले हैं नहीं मिले हैं। लेकिन ये सोचिए उस टाइम तो ना फ़ोन हुआ करता था ना कोई ऐसी चीज़ हुआ करती थी, तो आदमी को खुद ही जाना पड़ता था। सोचिए जब एक आदमी देहरादून से निकलेगा दिल्ली तक, उसे कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, वहाँ से यहाँ वापस आने में। तो इसी समय क्या करती है कर्णावती, पूरी तैयारी कर लेती युद्ध की, मतलब कि वो भी अपनी युद्ध नीति और चारों तरफ से अपनी सेनाएं बिछा देती है जिससे कि वो आक्रमण कर सके इन लोगों पर और अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। और यहीं पर देखिए देहरादून में वैराटगढ़ है, यहीं पर देहरादून में वैराटगढ़ है, शेरगढ़ है और कालसी के कुछ क्षेत्रों पर ये लोग क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ही अपना अधिकार कर लेते हैं। तो महारानी कर्णावती देखिए करती क्या है, जैसे ही महारानी कर्णावती संदेश भिजवाती है मैंने 10 लाख रुपए शाहजहां को भिजवा दिए हैं, तो जो मुगल सैनिक होते हैं जो भी इनके साथ सेनाएं आई रहती हैं वो दून घाटी पर इंतजार करती हैं। उसी समय कर्णावती क्या करती है, यहाँ पर से आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। ये चारों तरफ से मुगल सेना को घेर लेती हैं, साथ ही साथ में सिरमौर की तरफ भी आक्रमण करते हैं। दून घाटी में जो मुगल सैनिक होते यहाँ पर भी आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो गढ़वाल की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, यहाँ पर मुगल सैनिक टिक नहीं पाते हैं, बहुत भीषण युद्ध होता है और जिसमें बहुत ही भीषण युद्ध के साथ ही यह युद्ध समाप्त होता है कर्णावती की विजय के साथ। तो बहुत ही भीषण युद्ध हुआ दून घाटी के कुछ क्षेत्र पर, हालांकि मुगल सैनिकों का अधिकार हो गया था जिसमें वैराटगढ़, शेरगढ़ और कालसी के कुछ हिस्से आते थे, लेकिन जो यहाँ पर विजय हुई थी वो महारानी कर्णावती की ही हुई थी और उसने यहाँ से मुगल सैनिकों को खदेड़ दिया था बिल्कुल ही। तो 1635 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में महारानी कर्णावती की होती है विजय और यह पहला युद्ध रहा था गढ़वाल का। अभी हम और चर्चा करेंगे इनके बारे में। पहले एक क्वेश्चन आप ये लिख लीजिए कि नजावत खां का वास्तविक नाम क्या था। सबसे पहले आपको याद रखना है जो ये आप ये नजावत खां देख रहे हैं ये इसका वास्तविक नाम नहीं था। नजावत खां इसकी एक उपाधि हुआ करती थी और इसका अगर हम बात करें इसके वास्तविक नाम की तो ये इसका नाम था मिर्जा शुजा। आपको नोट कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है कि नजावत खां का वास्तविक नाम क्या था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मिर्जा शुजा। अगर हम लोग बात करते हैं यह कहाँ का फौजदार था, यह कांगड़ा का फौजदार था। कांगड़ा कहाँ है, कांगड़ा है हिमाचल में। चलिए ठीक हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे महारानी कर्णावती की। तो महारानी कर्णावती ने यहाँ से बिल्कुल मुगल सैनिकों को भगा दिया, खदेड़ दिया बिल्कुल ही, और इन्होंने मतलब वहाँ के सैनिकों की नाकें भी कटवा दी थी जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ और जान लेंगे। देखिए यह युद्ध कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में अनेक अनेक इतिहासकारों के अनेक अनेक मत हैं जो कि आप जान लीजिए। देखिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह युद्ध हुआ था देहरादून में। क्वेश्चन अगर दोस्तों बाई चांस अगर आ गया, क्योंकि ऐसे विवादित क्वेश्चन आते तो नहीं हैं, अगर आ गया तो आपको याद रखना है कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह युद्ध हुआ था देहरादून में, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह युद्ध हुआ था रानीहाट नामक स्थान पर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ कि रानीहाट नामक स्थल कहाँ है। सबसे पहले आपको ये जानना है रानीहाट नामक स्थल है पौड़ी में। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि रानीहाट में यह युद्ध हुआ था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि देहरादून में यह युद्ध हुआ था। तो आपको ऐसे लिखना है रानीहाट ऑब्लिक देहरादून। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको ये टिक कर देना है। अगर दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं तो उस क्वेश्चन में आपत्ति लगनी हो जाती है, आपत्ति लगी जाती है ऐसे क्वेश्चन में तो, और ऐसे क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको याद रखना है रानीहाट कहाँ है, पौड़ी में। और अगर हम बात करते हैं 1635 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था वो रानीहाट या फिर देहरादून में से ही एक जगह पर हुआ था। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है दोस्तों। ऐसा ही है कुछ उत्तराखंड का इतिहास, हमें भी ऐसा ही पढ़ना पड़ता है, क्या किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस युद्ध में महारानी कर्णावती ने अदम्य साहस दिखाया और अदम्य वीरता का परिचय दिया तथा नजावत खां की सेना को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। तो इस युद्ध में कर्णावती की हो गई है विजय। सोच सकते हैं जब चार
शासकों की सेनाएं जो कौन कौन से थे, नजावत खां, मानधाता प्रकाश, सिरमौर नरेश, साथ ही साथ में रूपचंद गुलेरी हिमाचल प्रदेश का एक शासक हुआ करता था, और साथ ही साथ में राजस्थान के राजा उदय सिंह राठौर की इतनी सेनाएं इस समय शामिल थी नजावत खां में, लेकिन जो कि महारानी कर्णावती से हार चुके थे। चलिए ठीक हो गया। देखिए जो मुगल सैनिक यहाँ पर जिंदा बच गए थे, महारानी कर्णावती ने उनकी नाकें कटवा दी थी। इसीलिए दोस्तों क्या है, महारानी कर्णावती को नाक कटवा दी थी, इसलिए कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब नाक काटने वाली रानी। क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन चुका है कि नाक कटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है। आपको याद रखना है, महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही क्या होता है 1635 ईस्वी में कुछ सैनिक तो मारे गए थे, गढ़ वो जो होते हैं मुगल सैनिक, लेकिन जो सैनिक बच जाते हैं उन सैनिकों की नाकें कटवा दी थी। और साथ ही साथ में जो नजावत खां भी जो इस समय मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, इसकी भी सेना काट दी जाती है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो नजावत खां था जब यह युद्ध हार गया था तो भाग, जब ये मतलब नाक काटने के बाद इनको छोड़ दिया था तो यह रास्ते में इसने आत्महत्या कर ली थी। कुछ ये लोग कहते हैं कि जब ये दिल्ली पहुंचा था तो जो शाहजहां था काफ़ी नाराज हुआ था, इसको फौजदार के पद से हटा दिया गया था। तो काफ़ी सारी इतिहासकारों की अपनी अपनी बातें हैं। फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि नाक कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महारानी कर्णावती को। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए नाकें काटने का क्या उद्देश्य हो सकता है। देखिए नाकें काटने का उद्देश्य यही था कि मुगलों को ये पता चल सके कि गढ़वाल से टकराने का मतलब, अगर आप गढ़वाल से टकराने की हिम्मत रखते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। नाक कटा दी मतलब एक प्रकार से देखिए कि जो मुगल शासक इतना, जिसने अपनी सत्ता का इतना विस्तार कर लिया था, उस मुगल सत्ता को धूल चटा दी महारानी कर्णावती ने। तो ये बता दिया था महारानी कर्णावती ने कि गढ़वाल से भिड़ने का परिणाम क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो महारानी कर्णावती ने नाक काटने के बाद यही एक संदेश दिया था, मतलब बोला कुछ नहीं, देखिए महारानी ने बोला कुछ नहीं, नाक काट के ही एक संदेश दे दिया कि गढ़वाल से भिड़ने का परिणाम क्या होगा। अब देखिए जैसे कि नजावत खां को कांगड़ा का जो फौजदार था वहां से उसे हटा दिया था। अब देखिए होगा क्या, मिर्जा खां नाम का एक व्यक्ति था, मिर्जा खां, आपको नोट करना है। जैसे ही नजावत खां 1635 ईस्वी में नजावत खां जैसे ही उस युद्ध में हार जाता है, उसके बाद कांगड़ा का फौजदार किसे नियुक्त किया जाता है, आपको याद रखना है मिर्जा खां को, क्योंकि नजावत खां भी कांगड़ा का फौजदार ही था। उसके बाद मिर्जा खां कांगड़ा का फौजदार बनेगा, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए ठीक हो गया। देखिए रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के नाम से अगर हम बात करते हैं किसने संबोधित किया था, आपको याद रखना है इनको शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल, कुछ इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के नाम से किसने संबोधित किया, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल ने ही इनको नाक काटने वाली रानी के नाम से संबोधित किया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए महारानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना की संरक्षिता रानी दुर्गावती से भी की जाती है। इतिहासकारों ने ये तुलना की हुई है। तो आपको क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड की किस रानी की तुलना गोंडवाना की संरक्षिता रानी दुर्गावती से की जाती है। देखिए जो गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती, यह भी संरक्षित ही मतलब संरक्षित रानी थी, मतलब यह भी किसी राजा की संरक्षिता बनी हुई। तो इन्हीं से ही इनकी तुलना की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। महारानी कर्णावती की दी गोंडवाना की संरक्षिता रानी दुर्गावती से उत्तराखंड की किस रानी की तुलना की जाती है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महारानी कर्णावती की। साथ ही साथ में इनको गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है, नोट कर लेंगे। गढ़वाल की ताराबाई किसे कहा जाएगा, गढ़वाल की, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, गढ़वाल की ताराबाई। तो गढ़वाल की ताराबाई कहा जाए किसे, महारानी कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जो कि युद्ध हुआ था 1635 ईस्वी में, देखिए शाहजहां ने गढ़वाल पर 3 आक्रमण किए हुए थे। एक आक्रमण तो आपका होता है महारानी कर्णावती के काल में, जो बाकी के 2 आक्रमण होंगे वो होंगे पृथ्वीपति के शासन काल में, जो कि हम लोग अगला हमारा जो चैप्टर आएगा पृथ्वीपति शाह का, उनमें हम लोग अध्ययन करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही बन जाए कि शाहजहां ने गढ़वाल पर कितने आक्रमण किए थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 आक्रमण, जिनमें से पहला आक्रमण और प्रथम मुगल आक्रमण 1635 ईस्वी में, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए कर्णावती व मुगलों के बीच युद्ध की जानकारी के स्रोत क्या है, मतलब कि जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए स्टोरियो डू
मोंगोर के लेखक हैं निकोलस मनुची, इनके जो ग्रंथ है, जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है हिस्टोरिया डू मोगोर, इसमें भी हमको जानकारी मिलती है इस युद्ध की जो 1635 ईस्वी में कर्णावती व मुगलों के मध्य में हुआ था। फिर देखिए एक ग्रंथ आता है बादशाहनामा, या इसको कह सकते हैं पादशाहनामा भी इसको बोला गया है, बादशाहनामा या फिर बादशाहनामा नाम एक ही है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो शाहजहां के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, तो शाहजहां के काल में अगर इस ग्रंथ की रचना हो रही है तो लाजमी है इस ग्रंथ में इसका उल्लेख हमको जरूर मिलेगा इस युद्ध का। तो इस युद्ध में भी हमको यह उल्लेख मिलता है कि यह युद्ध हुआ था 1635 ईस्वी में। फिर देखिए मासिर अल उमरा एक ग्रंथ है, इसके लेखक है शमसुद्दौला खान। इस ग्रंथ में भी 1635 ईस्वी में हुए इस युद्ध का हमको वर्णन मिलता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए आपको ये मैंने तीनों ग्रंथों के नाम बताए हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड की हमको इन ग्रंथों में जानकारी मिल रही है, इसलिए क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये इस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? निकोलस मनुची, अब्दुल हमीद लाहौरी और शमसुद्दौला खान। आपको इन तीनों ही पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक हो गया। तो इन सभी ग्रंथों में कर्णावती व मुगलों के साथ हुए हमको युद्धों का वर्णन मिलता है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए और कुछ हम लोग जान लेते हैं रानी कर्णावती के बारे में। देखिए रानी कर्णावती की सेना का एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था। कौन? दोस्त बेग। दोस्त बेग इसी के कहने पर ही ऐसा कहा जाता है कि कर्णावती की इस युद्ध में काफ़ी सहायता की थी। जो दोस्त बेग था एक अधिकारी था महारानी कर्णावती की सेना में। पहली बात तो क्या थी, इसने काफ़ी सहायता की थी कर्णावती की इस युद्ध में। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नाक काटने का सुझाव इसी दोस्त बेग ने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि महारानी कर्णावती को मुगल सैनिकों की नाक काटने का सुझाव किसने दिया था? आपको याद रखना है दोस्त बेग ने। और दोस्त बेग कौन था? महारानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए महारानी कर्णावती के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर शहर की स्थापना की थी। करणपुर आपको याद रखना है कि देहरादून के करणपुर शहर की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महारानी कर्णावती ने। फिर देखिए कर्णावती ने देहरादून का नाम अपने पुत्र के नाम पर पृथ्वीपुर रख दिया था। देखिए पृथ्वीपुर आप किताब पढ़ते होंगे, अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी है तो आपको वहाँ से देहरादून के काफ़ी सारे नाम मिलते हैं। पृथ्वीपुर हो गया, सैनिक नगर हो गया, तो बहुत सारे वहाँ से नाम मिलते हैं आपको। तो ये जो पृथ्वीपुर नाम रखा था महारानी कर्णावती ने नाम रखा था अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह के नाम पर। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कर्णावती ने देहरादून की राजधानी नवादा स्थापित कर ली थी। देखिए जो अभी तक आपने देखा होगा जितने भी शासक आए हैं किसी ने भी देहरादून में आके मतलब युद्ध नहीं किया हुआ है। तो इस समय देखिए पहली बार मैंने आपसे कहा था परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देहरादून पर आक्रमण कर्णावती ने ही पहली बार अभी आक्रमण किया था, मतलब सामना किया था मुगलों का, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक किसी शासक ने देहरादून में आकर अभी तक मतलब युद्ध किया ही नहीं है। तो कर्णावती ने देहरादून की राजधानी नवादा स्थापित कर ली थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देहरादून की राजधानी को नवादा किसने स्थापित किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्णावती ने। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कर्णावती ने देहरादून की राजधानी को कहां पर स्थापित करवाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नवादा में। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कर्णावती ने क्या किया था? देहरादून में राजपुर कैनाल का भी एक निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना बहुत से बन जाते हैं एग्जाम में। तो देहरादून में राजपुर कैनाल का निर्माण किसने कराया था? आपको याद रखना है इसका निर्माण महारानी कर्णावती ने ही करवाया था। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजपुर कैनाल कहाँ स्थित है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए सावरी ग्रंथ है, सावरी ग्रंथ जो कि तांत्रिक विधा की एक पुस्तक है, उसमें भी हमको कर्णावती का उल्लेख मिलता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है आपके सामने 4 पुस्तकें रख दी जाएंगी, उसमें से ऐसा आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से किसमें हमको कर्णावती का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर आपको पता है कि किन किन ग्रंथों में कर्णावती का हमको उल्लेख मिलता है, आप आसानी से वो उस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो 3-4 ग्रंथ पहले बता चुका हूँ, एक ग्रंथ आपको और नोट कर लेना है, सावरी ग्रंथ। सावरी ग्रंथ का मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। सावरी ग्रंथ का जो मुख्य विषय है या फिर कह सकते हैं सावरी ग्रंथ की जो हमको जानकारी मिलती है, तांत्रिक विधा की है एक पुस्तक है। तो इसी पुस्तक में हमको कर्णावती का भी हमको इसमें उल्लेख मिलता है। यह सूरवीर सिंह का जो ये एक संग्रह है। चलिए ठीक हो गया।
फिर देखिए कर्णावती के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। महारानी कर्णावती का 1640 ईस्वी का हमको एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, जिसमें रानी ने रानीहाट निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान का पट्टा दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि रानीहाट निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को भूमिदान का पट्टा किसने दिया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्णावती ने। कब दिया था? 1640 ईस्वी में। या फिर महारानी कर्णावती ने रानीहाट निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को भूमिदान का पट्टा कब दिया था? 1640 ईस्वी में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस जो यह पट्टा दिया था, इसमें क्या मतलब कौन सी मुद्रा इसमें अंकित थी? तो पृथ्वीपति शाह की राज मुद्रा इसमें अंकित थी, क्योंकि राजा तो पृथ्वीपति शाह ही है ना इस समय। जो महारानी कर्णावती हैं वो तो संरक्षिता हैं, तो इसमें पृथ्वीपति शाह की राज मुद्रा अंकित है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि महारानी कर्णावती ने 1640 ईस्वी में जो रानीहाट निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को जो भूमिदान का पट्टा दिया था, उसमें किस शासक की राज मुद्रा अंकित थी? अंकित है, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीपति शाह की राज मुद्रा उसमें हमको अंकित प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन मैं आपको नोट करा ही चुका हूँ, रानीहाट नामक स्थल कहाँ है? यह है पौड़ी में। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है कि रानीहाट नामक स्थल कहाँ है? यह है पौड़ी में। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है महारानी कर्णावती के बारे में। सारा का सारा जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी यहाँ से डिटेल आपको बनती है, सब की सब मैं क्लियर करवा दी है। पहला गढ़वाल में जो मुगलों का युद्ध होता है महारानी कर्णावती के समय ही हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों कि गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण किसके समय पर हुआ था? कर्णावती के समय पर हुआ था। संरक्षण काल उनका चल रहा था, पृथ्वीपति शाह उस समय शासक थे। तो दोस्तों ये तो हमारी डिटेल खत्म हुई आज कर्णावती के बारे में। महारानी कर्णावती से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में, जो कि कर्णावती के पुत्र रहेंगे। इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए आप, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलती हुई हैं। और साथ ही साथ में हमारे चैनल पर उत्तराखंड का भूगोल शुरू हुआ है, और साथ ही साथ में आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। राजेंद्र बलोच की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान को उसकी भी सीरीज चल रही है। सब कुछ सब आपको वहाँ से हमारे चैनल पर आपको मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से उत्तराखंड की कंप्लीट यहाँ से तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों अभी मैं हाल ही में अपने पहाड़ गया हुआ था, जिस कारण से 3-4 दिन वीडियो में नहीं डाल पाया था। और हरीशताल मेरा गाँव पड़ता है, जहाँ की क्वेश्चन पूछा भी आता है दोस्तों, हरीशताल कहाँ है? आपको याद रखना है, नैनीताल में यह स्थल पड़ता है। मैंने इसकी कुछ पिक्स भी डाल रखी हैं, अपने पेज में डाल रखी हैं। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा पेज का, आपको जुड़ भी जाना है पेज से, आपको वहाँ से कई सारी अपडेट भी मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। पृथ्वीपति शाह के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।